Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. आज का ये वीडियो MPSC 001 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से रिलेटेड है. यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों जो आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं. इससे पहले मैंने जून एग्जामिनेशन के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसमें मैंने फॉरेन पॉलिसी जैसे टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है. तो आप लोग चाहें तो आप वो वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं क्योंकि है तो वो आपके सिलेबस में से ही, चाहे दिसंबर में हो चाहे जून में हो, पेपर तो आपकी किताब से ही बनना है. तो आप लोगों को क्या करना है कि वो वाले वीडियोस को भी देख लेना है और दिसंबर सेशन वाले जो अभी वीडियोस आएंगे आप लोग उनके नोट्स बना सकते हैं, है ना. वो वाले वीडियोस को देख लो, बस उनको ऐसे ही याद कर लो. बाकी जो दिसंबर सेशन वाले वीडियोस हैं उनके नोट्स बना लो. तो क्या होगा कि पेपर में आपके जो क्वेश्चंस आप लोग जब करोगे तो अटैम्प्ट करना ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपको कोई 5 क्वेश्चंस जो हैं वो करने होंगे. तो यहाँ पर जब आपके पास चॉइस होती है तो आप लोग बेटर डिसाइड कर पाते हो अपने लिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है. तो अभी इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे आंसर्स को. सो गाइस शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी. सो बच्चों यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आपको बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है जब हम फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं वो ये है दैट दे इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले अ की रोल इन शेपिंग द डायरेक्शन ऑफ नेशंस फॉरेन पॉलिसी. तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके का डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. जो भी रूलिंग पार्टी होती है स्पेशली हैज़ द पावर टू डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एग्रीमेंट्स एंड प्रायोरिटीज़. सो द फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑफन बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजीज़ एंड गोल्स ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी. तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट है वो बच्चों हमारे लिए ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है इट इज़ ऑफन बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजीज़ एंड गोल्स ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी. उस टाइम पे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी जो है सत्ता में है, जो भी सत्ताधारी पार्टी है, उसकी विचारधारा और उसके जो लक्ष्य होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और विदेश नीति उसी पर आधारित होती है. तो राजनीतिक दल विदेश नीति के निर्माण में बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सो व्हेन अ पार्टी विद अ स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी लाइक द बीजेपी इन इंडिया कम्स टू पावर. तो जब भी कोई पार्टी जैसे कि हमारी बीजेपी है वो पावर में आते हैं तो वो डिफेंस टाइज को स्ट्रॉन्ग करते हैं यूएस के साथ, इजराइल के साथ. तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी, उसके गोल्स कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं. अभी हमें बताना है अपोजिशंस रोल इन शेपिंग डिबेट. सो यहाँ पर जो हमारा अपोजिशन में कोई पार्टी है, जैसे अभी बीजेपी है, अपोजिशन में कांग्रेस है, तो अपोजिशन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी बच्चों एक रोल होता है. तो इवन दो द रूलिंग पार्टी टेक्स द लीड, जो लीड है वो तो रूलिंग पार्टी के पास ही रहता है, लेकिन जो अपोजिशन होता है वो क्या करता है कि उसके जो भी निर्णय होती हैं उन पर क्वेश्चन करता है. सो दे में सजेस्ट ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, और अपोजिशन कुछ और भी अप्रोचेस को सजेस्ट करता है जिससे कि जो पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बन जाती है. तो देखो अगर मान लो कि बीजेपी ने कोई रूल बनाया तो कांग्रेस को नहीं अच्छा लगा तो वहाँ पे अपोजिशन में क्या बोलते हैं, वहाँ पे बातचीत होती है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो. तो उससे क्या होता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमारी पॉलिसी बनती है. सो इसका एग्जाम्पल भी है दैट इन द यूएस द अपोजिशन पार्टी में चैलेंज द सिटिंग गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स. यूएस में क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को चैलेंज कर सकती है, मिलिट्री इंटरवेंशंस को चैलेंज कर सकती है, ठीक है, जैसा कि इराक वॉर के टाइम पे वहाँ पर देखा भी गया था. फिर आता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इम्पैक्ट पॉलिसी. सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे कि कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म और सोशलिज्म वो भी फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अगर कोई पार्टी बहुत ही ज़्यादा लिबरल है और लिबरलिज्म को फॉलो करती है तो वो क्या करेगी, वो करेगी इंटरनेशनल कोऑपरेशन और क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को करेगी, वाइल अ कंजर्वेटिव पार्टी क्या करेगी, अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ावा देगी. ओके.
राजनीतिक विचारधाराएं जैसे कि बच्चों रूढ़िवाद, उदारवाद या समाजवाद विदेश नीति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए एक उदारवादी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु समझौते के पक्ष में हो सकती है, जबकि जो रूढ़िवादी पार्टी होगी वो केवल अपना फ़ायदा देखेगी। तो द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली फोकस्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट। हमें पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने नॉन अलाइनमेंट पे फोकस किया था। आप लोग मेरी फॉरेन पॉलिसी पार्ट 1 और फॉरेन पॉलिसी पार्ट 2 की वीडियो ज़रूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप लोग कांग्रेस को और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। रट्टा लगाकर आंसर आपका नहीं लिखा जाएगा। तो वाइल द बीजेपी फोकस इज़ मोर ऑन, अब जो बीजेपी है वो नेशनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करती है, जबकि कांग्रेस जो पार्टी थी उसने नॉन अलाइनमेंट पे फोकस किया था। इलेक्शन प्रोमिसेस एंड वोटर एक्सपेक्टेशंस। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसा बनाती हैं जैसा उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस किया होता है। एक बार जब वो इलेक्ट हो जाती हैं तो उनका काम होता है कि जो भी प्रॉमिस उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे उन प्रोमिसेस को वो लोग फुलफिल करें, विच इन्फ्लुएंस डिप्लोमेटिक डिसीजंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड डिफेंस रिलेशनशिप्स। राजनीतिक दल अपनी विदेश नीति की दिशा चुनावों के दौरान किए गए वादों पर आधारित करते हैं। तो जो भी वादे उन्होंने पहले किए उन पर आधारित रहता है। तो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी प्रोमिसेस टू इम्प्रूव टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज, मान लो कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये कहा कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे वो रखेगी, रिलेशंस रखेगी, जैसे कि पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। दे में फोकस ऑन पीस टॉक्स एंड बॉर्डर नेगोशिएशंस। तो ये सब अगर वो प्रॉमिस करती है तो उसको फिर वो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो फॉरेन पॉलिसी को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी आ जाती है फॉरेन पॉलिसी में, डिपेंड ऑन द लीडरशिप विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई लीडर है जो बहुत ही ज़्यादा विजनरी लीडर है तो उसने जो भी पॉलिसी लगाई, जब तक वो लीडर रहेगा तब तक वो पॉलिसी भी चलती रहेगी। जबकि वीकर लीडरशिप जो है उससे पॉलिटिकल शिफ्ट हो जाते हैं, पॉलिसी चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो कि शुरू में कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, इंडिया में क्या थी बच्चों, शुरू में कांग्रेस की पार्टी थी, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया, बहुत लंबे समय तक वो चला। लेकिन अगर ऐसा ना होता, कांग्रेस के बाद अगले ही 5 साल बाद कोई और पार्टी जीत जाती, तो हो सकता है कि वो पॉलिसी शिफ्ट हो जाता, वो लोग नहीं चलाते नॉन अलाइनमेंट को। तो विदेश नीति में निरंतरता राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर कर सकती है। मजबूत और दूरदृष्टि वाले नेता विदेश नीति के लक्ष्यों को बनाकर रखते हैं, जबकि जो कमज़ोर होते हैं वो बार बार बदलाव करते हैं। द लीडरशिप ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी जो है वो बना के रखी थी डेकेड्स तक। अभी चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जिसके अंदर हमें यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है कोल्ड वॉर के बाद उनके रिलेशनशिप, किस तरीके से उनके रिलेशनशिप में बदलाव आया उसके बारे में बात करनी है। चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। हमें बताना है कि क्या क्या डायमेंशंस उनकी बदली। तो पहली चीज़ बच्चों क्या हुई कि बाइपोलैरिटी का एंड हुआ और एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर मार्क द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। आप सभी को पता है कि सोवियत यूनियन का बच्चों कोलैप्स हो गया था और यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक इकलौती सुपर पावर बनकर उभरा था। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है मतलब कि वो एक सुपर पावर अभी भी बना ही हुआ है। दिस शिफ्ट लीड टू द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस विद द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के साथ एक नया रूप आया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई संरचना आई। तो शीत युद्ध के अंत के बाद क्या हुआ, सोवियत संघ का बच्चों पतन हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या बन गया, एकमात्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। तो पहली चीज़ तो ये हुई। और दूसरी चीज़ हुई कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक्सपैंड हो गया। तो जब भी कम्युनिस्ट रिजाइम्स जो थी ईस्टर्न यूरोपियन वाले पार्ट में, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। तो जो ईयू था उसने जो पुराने सोवियत के स्टेट्स थे उनको भी अपने में मिला लिया था। दिस एक्सपेंडेड EU फ्रेमवर्क अलाउड द US टू फॉस्टर स्ट्रॉन्गर टाइज विद न्यू मेंबर्स।
जिसकी वजह से जो यूएस था उसके नए मेंबर्स के साथ उसकी टाइज और ज़्यादा क्या हो गई थी, स्ट्रॉन्ग हो गई थी यूएस की। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन के पतन के साथ यूरोपीय संघ का बच्चों विस्तार हुआ और इसमें पूर्व सोवियत राज्यों को शामिल किया गया। वो सारे के सारे राज्य जो पहले सोवियत संघ में जुड़े हुए थे उन्हें यूरोपीय संघ में शामिल किया गया। इस विस्तारित यूरोपीय संघ ने, अब ये जो नया यूरोपीय संघ बना, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को नए सदस्य देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने और क्षेत्र में स्थिरता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, लेकिन अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना बेसिक तो है जो आना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि कब उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ। जब 2003 में इराक का वॉर हुआ तो क्या डिसएग्रीमेंट हुआ। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफ्ट्स बिटवीन द यूएस एंड ईयू इमर्ज ड्यूरिंग द इराक वॉर इन 2003। जब इराक वॉर हुआ 2003 में, वाइल द यूएस लीड द इन्वेजन, यूएस ने इन्वेजन किया। कई सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने इसको अपोज किया, जिसकी वजह से नाटो के साथ काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। तो इराक युद्ध में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने आक्रमण का नेतृत्व किया था, जबकि जर्मनी और फ्रांस जैसे जो हमारे देश थे वो सैन्य कार्यवाही का बच्चों क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड ट्रेड रिलेशंस। The US and EU are two of the largest economies in the world and their economic interdependence has grown in the post-Cold War era. अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो आपका US और यूरोपियन यूनियन है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, ठीक है। और पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद से जो इनका इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। उन्होंने कई सारे ट्रेड रिलेशंस स्थापित कर लिए हैं, दोनों साइड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए हैं और वो लोग कॉपरेट करते हैं डेटा प्राइवेसी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर कॉपरेट करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ क्या है बच्चों, दुनिया की दो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आपस में जिन्होंने कई सारे समझौते भी कर लिए हैं। और ये लोग क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ को भी क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है आज बच्चों एक ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। क्लाइमेट चेंज को सुलझाने के लिए किसी एक देश के बस की बात नहीं है। डिफरेंस हैव अराइजन स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन द यूएस विड्रू फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर एक बार क्या हुआ था कि जो ट्रम्प है उसने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा इन दोनों देशों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है वो पेरिस एग्रीमेंट को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम किया है। कभी कभी इनमें मतभेद उत्पन्न हुए। जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गए थे, वो हट गए थे, जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़े से मतभेद हुए थे। अब ये लोग बात करते हैं चाइना और रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की। आप सभी को पता है कि आज के समय में चाइना और रशिया भी बच्चों बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। द राइज ऑफ चाइना एंड रशिया assertive policies have altered US-EU relation in recent year. The US and EU, while sometimes having different approaches, share common concerns over China's growing influence. ये इन दोनों को डर रहता है कि जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और रशिया बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कंट्री है, जैसा कि उसने यूक्रेन के साथ किया, उसको लेकर ये लोग चर्चा करते रहते हैं। देन ये लोग साइबर सिक्योरिटी की भी बात करते हैं। आजकल आपको पता होगा कि साइबर थ्रेट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर जो डिस्कशन है वो डेटा प्रोटेक्शन लॉज पे ये लोग करते हैं, टेक रेगुलेशन पे ये लोग डिस्कशन करते हैं। प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने साइबर सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग करने की आवश्यकता को समझा है। उन्होंने साइबर खतरों से निपटने और सुरक्षित डिजिटल संरचनाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अब हमें बताना है कि इन दोनों देशों का फ्यूचर क्या है। द फ्यूचर ऑफ US-EU रिलेशन रिमेन अनसर्टेन। अभी भी हम क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर तो इनका अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है।
है ना? तो इनके रिलेशनशिप को जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या-क्या हैं? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मान लो वहाँ पर कोई नेता कोई बदल जाए, यूएस में कोई नया नेता आ जाए तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाएँ। इकोनॉमिक शिफ्ट्स और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, सो बोथ साइड्स आर लाइकली टू कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर ऑन की इश्यूज। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं उन पर ये दोनों आगे मिलकर काम करते रहेंगे। ठीक है? तो दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर क्या करते रहेंगे बच्चों? मिलकर काम करते रहेंगे। सो आई होप कि आपने दोनों क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें बाकी के भी वीडियोस, ताकि आप सभी का जो आपका MPSC 001 का पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो सके। क्योंकि इग्नू के अंदर आप अगर अच्छा नहीं लिख कर आओगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी करो और क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, पॉइंट्स बनाओ, लर्न करो, बाकी थोड़ा बहुत बुक से सेल्फ स्टडी भी करो। इस तरीके से आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना।